Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Now we are in this session. We will continue our discussion regarding the control of the Narcotic Substances Act 1997. As far as I can recall, in the previous session we have discussed some definition. We have taken a brief overview, and we have a quick read about the prohibitions and punishments related to this act. ओके, अच्छा, अब इसके हवाले से अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, फिलहाल सिर्फ ये एकेडमिक क्वेश्चंस तक ही महदूद रखें, बाकी डिस्कशन हम सेशन के एंड में कर लेंगे। अगर आपने, मुझे उम्मीद तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछना मजबूरी है, अगर किसी ने एक्ट अब तक पढ़ लिया हो पूरा, उस हवाले से अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस कर लें, या जितनी चीज़ें डिस्कस की थी, जो लोग क्लास में मौजूद नहीं थे उन्होंने अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख ली है, उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रहे हैं, वो डिस्कस कर लें। एक बात तो तय है कि जो कुछ हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था वो रिपीट होगा, किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर रिपीट होगा, क्योंकि हमें जब हम आगे टेक्स्ट पढ़ते हैं तो बार बार डेफिनेशंस को रेफर करना पड़ता है। हाँ, नार्कोटिक सब्सटेंस, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ये दोबारा डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई कमेंट है तो प्लीज़ करें, फिर हम इसे रिज्यूम करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। और साथ साथ मुझे ये बता दें कि स्क्रीन की क्लैरिटी और आवाज़ की क्लैरिटी दोनों चीज़ों को मुझे बता दीजिएगा। सर दोनों ठीक हैं। ठीक, अच्छा। देखिए, लास्ट सेशन, बल्कि यूं देखें कि अब तक ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिकॉर्डेड वीडियोस एंड इंटरेक्टिव सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डेफिनेशन। अगर चीज़ें डिस्कस नहीं भी हुई हैं, यू आर वेल अवेयर ऑफ द मेथड्स हाउ टू रीड द डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस में से कुछ डेफिनेशंस ऑन पर्पस मैंने छोड़ दी थी कि जैसे ही टॉपिक में आता रहेगा हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे, जैसे एसिड्स हैं, रिलेटिव हैं, खासतौर पे ये वाली डेफिनेशन थोड़ा सा ऐसे इंजीनियरिंग को समझना ज़रूरी है। एसिड्स, एसोसिएट और रिलेटिव, ये जब इसका तस्करा आएगा तो उस वक्त ही हम इन डेफिनेशंस को देखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से दिस इज चैप्टर 2, प्रोहिबिशंस एंड पनिशमेंट। इसमें जब हम लोगों ने पढ़ा था प्रोहिबिशंस किन किन चीज़ों की हैं, प्रोहिबिशन को जनरली अगर हम देखें तो नार्कोटिक सब्सटेंसेस और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग, अगर सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं ओपियम वगैरह की, तो उसकी तो मैन्युफैक्चरिंग से पहले कल्टीवेशन होती है। मतलब इन शॉर्ट, कल्टीवेशन, कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आप गिनते जाएं, इससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो तमाम ऑपरेशंस प्रोहिबिटेड हैं। ठीक, और जब प्रोहिबिशन है, एक्ट है, तो इसमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट भी होगी। इस पनिशमेंट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा, मुझे बस आप लोग जरा क्विकली बता दिएगा कि यूज ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड है या नहीं है अंडर दिस एक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग जनरली, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट अंडर दिस एक्ट, यूज ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड है या नहीं। कोई कमेंट? सर कुछ कंडीशंस में जो है वो अलाउ है, लेकिन वैसे अलाउ नहीं है इस एक्ट के मुताबिक। वैसे अलाउ नहीं है, मतलब जनरली आप करेंगे अलाउ नहीं है। ठीक है, अच्छा देखें, जब हम एक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो अ, जब भी हम कोई जवाब देते हैं तो या तो हमारे पास उसका एविडेंस हो कि ओके इट इज़ रिटन ओवर देयर। अगर एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ तो फिर आप कंक्लूड करते हैं कि देखें इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है, इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है, इनको मिलाकर ये मतलब बनता है। या फिर आप किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का हवाला देते हैं या कोर्ट ऑर्डर का हवाला देते हैं। ये स्टेप्स हैं जिनसे हम अपने आप को प्रूव करते हैं। इसके अलावा फिर जो भी होता है ना, वो हमारा ज़ाती ओपिनियन होता है, जिससे ज़रूरी नहीं कि सामने वाला एग्री करे या ना करे। ठीक है, तो यूज़ मतलब यूज़ पर किसी को सज़ा हो सकती है। कोई हीरोइन पी रहा है, उसे सज़ा देंगे आप? होता है ना, आमतौर पर हम लोग, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी, ये सही गलत की बात नहीं कर रहा, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जितने ये जो नशा कर रहे होते हैं लोग, इन्हें उठा के ले जाते हैं पुलिस वाले, ये अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा होता ही नहीं होता, मैं इसमें बात नहीं कर रहा।
तो ये क्या होता है ये ऐसा? अंडरस्टैंडिंग तो कम से कम मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी अर्से तक ऐसे ही रही थी। मतलब क्वेश्चन है कि क्या यूज प्रोहिबिटेड है या नहीं, यूज। सर यूज़ तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जो है ना यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेन वगैरह इस तरह की चीज़ों में हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो। क्या ये कहीं लिखा हुआ है इस एक्ट में? सर इस एक्ट का तो पता नहीं, जनरल वैसे बता रहा हूँ। जनरली देखें, मैं इस एक्ट की लाइट में बात कर रहा हूँ ना। जनरली तो फिर वो ऐसा है कि उसका कोई कंक्लूजन निकलेगा, सबका ओपिनियन अलग 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 होगा, और उस पे अभी जनरल डिबेट में हम फिजिकल प्रेजेंस होती तो उससे शायद हम जनरल डिबेट में चले जाते, अभी मैं जाना नहीं चाह रहा। बस सिर्फ इतना बता दें, जिसने क्विक रीडिंग लिया, क्विक रीडिंग का तरीका ये होता है कि जब प्रोहिबिशंस हैं, जिस चीज की प्रोहिबिशन है वो हेडिंग में लिखी हुई है। चैप्टर 2 आपके सामने, आपके पास ऑलरेडी ये टेक्स्ट मौजूद है। आप सिंपल से देख लें कि प्रोहिबिशंस की हेडिंग में कहीं पर यूज का तस्करा है कि कोई नशा कर रहा है, मना किया है इस एक्ट में। अगर मना करेंगे तो सजा भी होगी। अपेरेंटली अगर आपके पास फाइल खुली हुई है तो क्विकली एक क्विक रिव्यू ले लीजिए। मैंने जब क्विकली देखा था, फ्रेंकली मुझे नहीं मिला था, तो मैं आप लोगों की असिस्टेंस चाह रहा हूँ कि अगर अगर कहीं है तो मुझे कंफर्म कर दें, ताकि मैं अगली दफा मैं यही बोलूँ कि हाँ ठीक है, इसे इस्तेमाल करना भी प्रोहिबिटेड है। जनरली मैं आपको जनरली एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप लोग रिकॉल करें, लास्ट वीक, इसी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, पिछला हफ्ता ही है, जिसमें कम से कम सिंध गवर्नमेंट ने ये द कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट की अमेंडमेंट अप्रूव कर दी है। नेशनल सेनेट में काफी अरसे से वो अमेंडमेंट्स मौजूद हैं, मेरे ख्याल है थर्ड अमेंडमेंट मौजूद है, तो वो उन्होंने अप्रूव कर दिया। उसमें आइस को खास तौर पे शामिल किया गया। आइस का क्या केमिकल नेम क्या है? मेथा क्या है? मेथा असिस्ट करेंगे आप लोग? आइस एक नशे का नाम है ना, हीरोइन की तरह का। यार देखो, अगर बोलना नहीं है ना फ्रेंकली, तो मैं सेशन इसके बाद में ख़त्म कर दूंगा और रिकॉर्डेड लेक्चर पर ही चल रहा हूँ, वही सही है। सर मैथ एम्फेटामिन नाम है इसका। ठीक है, सर बता एम्फेटामिन है। मेथ एम्फिटामिन नाम है उसका। ठीक है, इसकी प्रोहिबिशन, इसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पोजीशन तक की प्रोहिबिशन के हवाले से एक्ट इसी विद इन लास्ट 7 डे अप्रूव हुआ है। अमेंडमेंट इसमें जो है ना वो अप्रूव की है। उसमें भी आप लोग दोबारा देखिए, उसमें यूज के हवाले से नहीं है, यूज के हवाले से नहीं है, हाँ लेकिन पोजीशन के हवाले से। अब आप यूं समझें कि एक अभी तक हमारे डिस्कशन में बात आ रही है कि कुछ अजीब सा नहीं है कि आप यूज पे मना नहीं कर रहे, बाकी सारी चीजों पे मना कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से समझें। और फिर हम ये कहते हैं कि एडिक्ट्स को आप लेके भी चले जाते हैं, उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो इसमें आप बस एक बारीक सा नुक्ता आप देखिए कि इसमें पोजीशन प्रोहिबिटेड है। पोजीशन पोजीशन प्रोहिबिटेड है नार्कोटिक सब्सटेंसेस की। जी सर, ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है ना, स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये नंबर 6 है, सेक्शन नंबर 6, इसमें पोजीशन प्रोहिबिटेड। अब जो यूज कर रहा है, तो यूज करने से पहले उसकी पोजीशन में वो चीज होगी ना, जेब में, हाथ में, कहीं पर कहीं ना कहीं छुपा के रखा होगा, उसकी पोजीशन में है। जब पोजीशन है तो आज बेशक उसने यूज किया है या नहीं यूज किया, यूज करने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसे वो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि जब पोजीशन में ही नहीं होगा तो आगे वो यूज नहीं कर सकेगा। कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वो एक अलग चीज है। मेडिकल यूज एक बिल्कुल अलग चीज है, उसे हम यहाँ डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ इसका इलीगल यूज, नॉन मेडिकल यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्टली यूज ऑफ ड्रग अंडर दिस एक्ट, यूज ऑफ द नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट इज नॉट is not directly prohibited, but it is indirectly prohibited। और वो कब है? when you read section 6 में के पोजीशन इसकी प्रोहिबिटेड है। अब पोजीशन आपने किसी के लिए भी रखी हो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पोजीशन, पोजेस का वर्ड लिखा हुआ है, तो ये प्रोहिबिटेड है। ठीक,
अच्छा, अब आप जरा क्विकली देखते रहे थे, पनिशमेंट्स आप लोगों ने देख ली थी, इसमें बस तो थोड़ा सा आप लोग टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा बस इसमें टाइम लगाइएगा जहां पर पनिशमेंट्स हैं, नंबर 9, सेक्शन नंबर 9, इसको थोड़ा सा आप लोग टाइम लगाइएगा, क्योंकि यहाँ जो पनिशमेंट्स हैं, जितनी पनिशमेंट लिखी हुई है वो विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट है, कि क्वांटिटी कितनी है। अगर क्वांटिटी इज 100 ग्राम और लेस है तो 2 साल तक की कैद और फाइन हो सकता है। अगर अमाउंट अमाउंट रिलेटेड मतलब जो आपकी पोजीशन से निकला है, मैन्युफैक्चरिंग में पकड़ा गया है या जो भी है ट्रांसपोर्ट के दौरान में मिला है, तो अगर वो 100 ग्राम से एक्सीड करो लेकिन 1 किलो से कम हो, मतलब लेस देन मतलब बिटवीन 101 एंड 999 ग्राम, तो 7 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इन चीज़ों को ज़रा सा आप देख लीजिएगा, 4 स्टेजेस बनेंगी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। लेस देन 100, 100 टू 1 kg, और 1 kg से ऊपर है, क्वांटिटी नज़र आ रही है सी में? सर ये नीचे लिखिएगा, प्रोवाइडेड दैट इफ हाँ वो तो क्वांटिटी एक्सीड्स 10 किलोग्राम। नहीं, वो 10 अलग है, वो 4th कैटेगरी है। आप ये देखें कि इन्होंने कहा है कि अगर तो क्लॉज बी में जो रेंज दी गई है, क्लॉज बी में रेंज कितनी दी गई है? 1 kg लिमिट, सॉरी लिमिट 1 kg है ना यहाँ पर, 100 ग्राम से लेकर 1 kg तक। 1 kg सर। ठीक है, सी में ये कह रहे हैं कि जो लिमिट स्पेसिफाई की है क्लॉज बी में, दिस इज क्लॉज बी, इससे अगर बढ़ेगा तो डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दी जा सकती है। ठीक, उसके बाद एडिशनली ये चीज है कि अगर 10 किलोग्राम से कम है तो मिनिमम जो पनिशमेंट होगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। तो ये 4 स्टेजेस बन रहे हैं, ये आप लोग अपने इलाज से खुद याद रखिएगा। ये जरूर है, मैं आमतौर पर पनिशमेंट्स याद कराने का कहता नहीं हूँ, लेकिन ये आप याद रखें। वजह क्या है? वजह ये है कि इट इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी, और आप में से बहुत से लोग, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अपना रिटेल का बिजनेस, फार्मेसी का बिजनेस करेंगे, अभी नहीं तो कुछ अरसे के बाद करेंगे, तो उसमें यकीनन आप नारकोटिक सब्सटेंसेस भी सेल करेंगे, अलाउ है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कम से कम ये एस्पेक्ट याद दिलाना चाहिए, क्योंकि जब आप नारकोटिक सब्सटेंसेस को डील करेंगे तो सिर्फ ड्रग एक्ट 1976 या सिर्फ सेल ऑफ ड्रग रूल्स पंजाब के हों या सिंध के हों वही अप्लाई नहीं होंगे, एडिशनली ये कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसे खास तौर पर आप लोग पढ़िएगा ताकि अपने आप को बचा सकें। अच्छा, इसके अलावा एक जर्नल एक चीज़ है कि इस पनिशमेंट में, इस पूरे जो पनिशमेंट और प्रोहिबिशंस का चैप्टर है, चैप्टर 2, इसमें कहीं आपको नजर आया कि मिनिमम फाइन या मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी होनी चाहिए? कहीं लिखा हुआ कहीं पर? नहीं सर, ऐसी कोई चीज इसके अंदर नहीं लिखी हुई। ठीक है ना, मिनिमम का नहीं, मैक्सिमम का जरूर लिखा हुआ, मैक्सिमम का जरूर लिखा हुआ था लेकिन मिनिमम का नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, क्या मतलब ये सब कुछ स्पेशल कोर्ट के ऊपर नहीं छोड़ दिया? क्योंकि मैक्सिमम तो है, मिनिमम नहीं है, मिनिमम तो फिर 0 भी हो सकता है, मिनिमम 1 मंथ भी हो सकता है, ये कुछ अजीब सा नहीं हो जाएगा? यहाँ पर जनरल ओपिनियन है, एक्ट में जो लिखा हुआ है वो तो लिमिट है, मिनिमम की अक्सर जगहों पे बात नहीं की गई है। मिनिमम की एक जगह भी आपने देखा कि 10 kg से ज्यादा मतलब क्वांटिटी एक्सीड कर रही है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिनिमम हो जाएगा। कहीं कहीं पर फाइन है कि फाइन मिनिमम 1 मिलियन होगा। तो अगर मिनिमम नहीं होता तो ये प्रॉब्लम होती कि शायद उसे ग्रेविटी ऑफ क्राइम को मद्देनजर रखे बगैर सजा उतनी नहीं मिल रही, सजा कम मिल रही है, 1 साल की, 6 महीने की, 3 महीने की, कभी सिंबॉलिक सजा मिल रही है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सर्च कर सकें सेनेट ऑफ पाकिस्तान की साइट पे या नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे, या जनरली आप सर्च कर लीजिएगा, अमेंडमेंट्स कुछ प्रोपोज की गई थी, अभी मैं एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 2013 या 14 में अमेंडमेंट प्रोपोज की गई थी, 14 या 15 एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें ये मिनिमम फाइन और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट की अमेंडमेंट प्रोपोज की थी। वो मैं फिर फॉलो अप नहीं ले सका कि वो अप्रूव हुई या नहीं हुई। अभी जो अमेंडमेंट अप्रूव हुई है उसको मैं देखता हूँ डिटेल, इसलिए इसके लिए मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि आप लोगों से डिस्कस करनी नहीं थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए फिलहाल मैंने उसको
देखा नहीं है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा कि क्या ये मिनिमम इसमें अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ है। इस वक्त जो करंट फॉर्म है आपके पास एक्ट की, ये आपके सामने गजट की कॉपी है, 1997 वाले गजट की कॉपी है। इसमें मिनिमम का ऐसा तस्करा नहीं है। अच्छा, ये तो हुई प्रोहिबिशंस और पनिशमेंट्स। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर मिनिमम फाइन तो नहीं लिखा हुआ, ये सब कुछ स्पेशल कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया था। मैं जिस अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ उसमें मिनिमम लिमिट भी डिफाइन की गई है कि कम से कम इतनी सजा मिलेगी। अच्छा, अब इसके बाद चैप्टर आता है 3, सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। ये ऐसा टॉपिक है जिसे समझना भी ज़रूरी है, और कुछ जो केसेस हमारे पास आप लोग रिपोर्ट से पढ़ते रहते होंगे, फिल्में देखी होंगी, ड्रामा देखे होंगे। अब तो खैर इस हवाले से फिल्म्स और ड्रामास कम बन रहे हैं। एक शिफ्ट होता है ना, अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें, 90s में जो फिल्म्स बनती थी उसमें फिल्म्स या ड्रामास की अगर बात होती तो वहाँ पर जो इल गॉटन मनी के ज़्यादा फोकस होता था, ड्रग्स रिलेटेड। 80s की आप इस तरीके की चीज़ें देख लें, कहीं की भी मूवीज़ हो। उसके बाद अब जो शिफ्ट हुआ 2000 में, वो टेररिज्म की तरफ शिफ्ट हुआ। अभी क्या ट्रेंड है वो मुझसे बेहतर आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो इन शॉर्ट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की मूवीज़, नॉवेल्स, अगर अभी भी रीडिंग हैबिट है, ड्रामास, उसमें ये टॉपिक्स ज़रूर डिस्कस हुए हैं। नारकोटिक्स से रिलेटेड, इनकी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, स्मगलिंग से रिलेटेड, सजाएं और एसिड्स से रिलेटेड ये चीज़ें, तो ये आप लोग इससे फेमिलियर हैं। अब इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन की लिमिट्स क्या हैं, किस तरीके से सर्च और इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। इससे रिलेटेड चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है व्हेन वी वर डिस्कसिंग द ड्रग इंस्पेक्टर्स। वहाँ भी पावर दी गई थी ड्रग इंस्पेक्टर को, वहाँ भी सर्च की पावर थी, इन्वेस्टिगेशन की पावर थी, वो सब थी। अब उसको ध्यान में रखते हुए आप ये देखिएगा और उससे बार बार कंपेयर क्यों करना है, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी विद द सेल ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स अंडर लाइसेंस। तो जब भी रिकॉर्ड कीपिंग में कोई मसला होगा खुदा ना खास्ता, या आपने वैलिड लीगल प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई नार्कोटिक सब्सटेंस डिस्पेंस कर दिया है, तो आप पर ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा, फिर ड्रग एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये एक्ट सख्त है, तो इससे जरा देख दाख के काम कीजिएगा, चाहे आप ओन कर रहे हैं अपनी फार्मेसी, रिटेल ड्रग स्टोर, या कहीं पर काम कर रहे हैं। मुश्किल है, मना कर दें, वजह ऐसे कि आप किसी भी किस्म के शेडी एरिया में या ग्रे बिजनेस में फंसे। अच्छा, तो अब हम जरा सही देखते हैं कि वारंट्स को इशू करने की पावर किसके पास है। वारंट क्या होते हैं? वारंट का वर्ड भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा। अब वारंट है आप परमिशन ले रहे हैं किसी भी जगह एंटर होने की। अब ये वारंट जनरली जो इधर डिस्कस किए हैं, वारंट हैं 2 किस्मों के। एक है सर्च वारंट और एक होगा अरेस्ट वारंट। जनरली वर्ड से क्या पता चलता है इसमें? आप लोगों का मुझे ओपिनियन चाहिए, कोई एक अगर बता सके मुझे कि सर्च वारंट क्या होता है और अरेस्ट वारंट क्या होता है। सर्च ये हो जाएगा कि जो है वो किसी जगह को सर्च करने की परमिशन ले रहे होते हैं, और अरेस्ट यानी एक किसी बंदे को मतलब अपने गिरफ्त में, अपने कब्जे में मतलब लेके जा रहे होते हैं, अरेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उस अरेस्ट टाइप का बोल। ठीक है। क्यों फिर वारंट की क्या जरूरत है? वारंट की क्या जरूरत है? आपके पास एविडेंस है कि इसने गलत काम किया है, ठीक है, आप पकड़ लें। वारंट की क्या जरूरत होती है? सर एक कानूनी कार्रवाई के लिए तो फिर वारंट जरूरी होता है ना, एज अ नोटिफिकेशन। ठीक है, देखिए इसको इस तरीके से देखें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सिटीजन हैं, ठीक है, हमारा पासपोर्ट पाकिस्तान का है, तो कोई ना कोई कानून होगा। और हर पाकिस्तानी सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोटेक्शन दी गई है, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, मुझे सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा अभी, शुरू का ये 8 या 10 इस तरीके के सेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। प्रोटेक्शन दी गई है कि आपकी शख्सी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ स्टेट ऑफ पाकिस्तान करेगी। तो क्योंकि हम सब आज़ाद शहरी हैं, गुलाम नहीं हैं, आज़ाद शहरी हैं, तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उसकी प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं। कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर होगा तो कोई रीज़न होना चाहिए,
क्योंकि फिर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर है वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किसी शख्स को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं या किसी जगह की तलाशी लेना चाह रहे हैं जहां पर उनके ख्याल में मतलब इंफॉर्मेशन है उनके पास या उनका गुमान है कि यहाँ पर कोई गलत काम वायलेशन ऑफ लॉ हो रही होगी, तो उधर एंटर हो सकते हैं। लेकिन उधर जाने के लिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब एक बंदे की शख्सी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो वारंट की जरूरत पड़ेगी। अब अगर पुलिस के पास मतलब जो भी यहाँ पर नार्कोटिक एंटी नार्कोटिक फोर्स मेनली आती है, एंटी नार्कोटिक फोर्स हो गई, पुलिस हो गई, मतलब कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो उनके पास वारंट्स होंगे। वारंट ये है कि हाँ ठीक है, बेशक ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है बट वी हैव वारंट फ्रॉम द कोर्ट, हम आपके घर की या आपकी इस बिल्डिंग की तलाशी लेना चाह रहे हैं। उस वक्त पे रजिस्ट नहीं करेगा कोई बंदा, अगर कोई रजिस्ट करेगा तो फिर उस पर ऑब्स्ट्रक्शन का उस पर चार्ज लग जाएगा। इसी तरीके से किसी को इन्वेस्टिगेशन के लेके जाने, वारंट है, अरेस्ट वारंट है, तो ठीक है आप ले जाएं इसको नियरली पुलिस स्टेशन में। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो अरेस्ट की जो पावर्स हैं, अरेस्ट और कस्टडी में रखने की जो पावर्स हैं, ये एक एक्ट में भी नाम भूल रहा हूँ, ये 2000 नहीं मैं नाम ईयर भी भूल गया, कौन सा एंटी टेररिस्ट एक्ट अभी आया था, इससे पहले प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस था, फिर वो एक्ट में कन्वर्ट हुआ था। वहां पर ये पावर्स सारी जो एजेंसीज हैं हमारी उनके पास भी चली गई। उससे पहले सिर्फ पुलिस के पास ये पावर थी, सिर्फ पुलिस के पास ये पावर थी अरेस्ट करने की। आप लोग याद करेंगे ये 2010, 11, 12 इसमें हर 2-3 महीने के बाद टीवी स्क्रीन पर एक होता था कि मैं कराची की बात कर रहा हूँ कि रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी की जा रही है, नहीं की जा रही, क्या होगा क्या नहीं होगा। हर 3 महीने बाद 2 महीने बाद ये एक शोशा चलता था और फिर उनके इख्तियारात बढ़ा दिए जाते। वो इख्तियारात क्या थे? वो इख्तियारात ये थे कि रेंजर्स के पास पुलिसिंग की पावर देने की बात हो रही थी कि पुलिसिंग की पावर है कि पुलिसिंग की पावर क्या है कि दे कैन अरेस्ट और अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रा जहन में रखिएगा। जो कुछ जनरली सेफली मैं बता सकता हूँ वो मैंने बता दिया है। एक्ट को आप लोग और पढ़ लीजिएगा, सेफली इन अ सेंस जो एक्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर दूसरी अब ये दोनों किस्म के वारंट्स हैं, सर्च और अरेस्ट वारंट। ये इशू कौन करेगा? इशूइंग अथॉरिटी, ये बस आप ध्यान में रखें, इशूइंग अथॉरिटी वुड बी द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, अब बार बार स्पेशल कोर्ट का तस्करा आएगा, फिर स्पेशल कोर्ट के चैप्टर को जरा सा हम डायरेक्टली देख लेंगे। तो इन शॉर्ट, स्पेशल कोर्ट अरेस्ट वारंट, किसी बंदे के अरेस्ट वारंट या किसी जगह की तलाशी के सर्च वारंट इशू करेगी, और इन वारंट्स के बाद फिर आप उस जगह की तलाशी ले सकते हैं या उस शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें फिर याद रखिएगा, अरेस्ट की जब टर्म इस्तेमाल की जाती है तो आपने उसे डिटेन किया है ताकि वो किसी जो क्राइम कर रहा है वो उसमें मजीद इन्वॉल्व ना रह सके, प्लस आप इन्वेस्टिगेशन करें उस हवाले से, उस वक्त तक इसे अरेस्ट की टर्म इस्तेमाल करेंगे। जब सजा हो गई, सजा होने के बाद जब आपने सजा दे दी है, देन अब वो प्रिजनर है। जब तक हम कहते हैं ना एक जेल है और एक हवालात है, इनमें क्या फ़र्क है इसको आप यहाँ से खुद निकाल लीजिएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप सर्च वारंट लेंगे या इस तरीके की कोई चीज़, मतलब सर्च और अरेस्ट वारंट के लिए स्पेशल कोर्ट के पास जाएंगे, स्पेशल कोर्ट ऑफिस आवर्स नहीं है, जज साहब एक्सेसिबल नहीं है, या आपको रीज़न एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, रिपोर्ट लिखनी है, लेकिन आपको एक पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस वक्त किसी जगह पे कोई क्राइम हो रहा है या होने वाला है, और अगर हम कहीं किसी जगह पर सर्च करेंगे या किसी बंदे को अरेस्ट करेंगे तो आपको सब्सटेंशियल एविडेंस मिल सकता है। ठीक है, अगर इस तरीके की चीज हो तो उसमें फिर बगैर सर्च वारंट के किसी शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है या किसी जगह की तलाशी ली जा सकती है। अच्छा, अब ये जो है कि किसी शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है, ये मैं अभी टेक्स्ट यहाँ से ढूंढूंगा, मैंने बोल दिया इसको, लेकिन हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर ढूंढेंगे। तो इस फेयर को मद्देनजर रखते हुए कि अगर हमने प्रॉम्प्टली एक्ट नहीं किया तो एविडेंस ज़ाया हो सकता है, तो खुद से एक्ट कर लें, बाद में एविडेंस दे देंगे। तो उसमें यह किया गया है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिसर्स को जिनका जो सब इंस्पेक्टर, मतलब ये सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के रैंक से कम के नहीं हो, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है
कि इक्विवेलेंट रैंक उसका सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से कम ना हो। ऐसे ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया, और सिर्फ ये ऑफिसर्स जिन्हें ऑथराइज किया गया है इन राइटिंग, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट, ये बगैर किसी वारंट के ये सर्च कर सकते हैं। अब इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कन्वेंस को रोक सकते हैं, बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं, फिर बिल्डिंग प्रेमिसेस में एंटर हो सकते हैं, किसी दरवाजे को तोड़ना है, किसी ऑब्स्टिकल को तोड़ना है, मतलब एविडेंस निकालने के लिए, किसी किस्म की रेजिस्टेंस हो रही है उस हवाले से, किसी भी किस्म की नार्कोटिक ड्रग है या कोई ऐसा आर्टिकल समझते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पोजीशन वगैरह में इस्तेमाल हो रहा होगा, या अरेस्ट एनी पर्सन, ये मैं टेक्स्ट ढूंढ रहा था, तो किसी बंदे को भी डिटेन कर सकते हैं। ये सारी पावर्स किन के पास है, किन लोगों के पास है? एक ऐसा ऑफिसर जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से कम नहीं होगा, उसे गवर्नमेंट ने प्री ऑथराइज किया है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो विदाउट वेटिंग फॉर द वारंट्स इशूड बाय द स्पेशल कोर्ट यू कैन एक्ट ऑन योर ओन। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ ये रख दिया गया है कि अगर आप ये एक्शन ले रहे हैं तो एक्शन लेने से पहले या एक्शन लेने के बाद जैसे ही आपको टाइम मिलता है, आपको रीजन बताना होगा कि क्या रीजन था, क्या एविडेंस था। जाहिर है ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ही होगी, कोर्ट में जाएगा तो ओपन हो जाता है कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, किन बेसिस पर आपने ये कार्रवाई की। ये तमाम चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है और इन चीजों को अपने सुपीरियर, इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, अब इसी के बाद इसी की एक्सटेंशन है कि पब्लिक प्लेसेस में आप क्या कर सकते हैं। इससे पहले जो वारंट्स है ना, वारंट्स की जरूरत होती है प्राइवेट के हवाले से, प्राइवेट के हवाले से बात होती है। और पब्लिक में तो कहीं किसी जगह पर एंटर होने के लिए आपको किसी की परमिशन तो नहीं चाहिए होती ना। आप किसी भी जगह, पब्लिक प्लेस है, आप रोड पे जा रहे हैं, रोड में जाने के लिए आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी। किसी पार्क में जा रहे हैं जो पब्लिक पार्क है, पब्लिक पार्क, वहां पर आप किसी से परमिशन नहीं लेनी। वो टिकट वगैरह जो शुरू में ले रहे हैं, वो टिकट तो खैर वो मेंटेनेंस फीस के लिए ले रहे होते हैं, लेकिन वो आपको एंटर होने से रोकता नहीं है। तो ऐसी जगहों पर क्या होगा, ऐसी जगहों पर भी ये चीज अप्लाई होगी, बिल्कुल यही चीज अप्लाई होगी। अच्छा, तो इसमें आप लोग ये मुझे बताएं कि आप में से कोई किसी एक क्विक समरी बता सकेगा, जितना कुछ भी सर्च के हवाले से हमने बात की है, एक क्विक समरी। सेक्शन 20 और 21। सर इसके अंदर ये बता कि अगर किसी को मतलब हमें जो इशू होगी ना, मतलब जो वारंट होगा वो स्पेशल कोर्ट हमें इशू करेगी। ठीक है, मतलब कि जो है वो सर्च का वारंट या किसी को अरेस्ट करने का अरेस्ट का वारंट जो है वो वारंट जो हमें स्पेशल कोर्ट हमें प्रोवाइड ठीक है, करेगी। ठीक है, उसके बाद जो है सेक्शन 21 के अंदर हमने ये बात की थी कि एक ऑफिसर होगा जिसको जो है वो गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ऑथराइज कर लेगी, जिसकी रैंक जो होगी वो मतलब सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से कम नहीं होगी। ठीक है, वो जो है बिना किसी वारंट के जो है किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, मगर उसको ये पक्का एविडेंस हो कि भाई यहाँ पर जो है वो नारकोटिक ड्रग्स की जो है वो डीलिंग होने वाली है, या यहाँ पर हमें पक्का एविडेंस मिल सकता है। ठीक है, तो वो उसको सर्च भी कर सकता है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज में और उसको अरेस्ट भी कर सकता है। और ये कि जब भी उसको टाइम मिलेगा तो तो वो जो अपना है वो रीजन अपना प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे ही उसको टाइम मिलता है। तो ये चीज बात हो रही थी। ठीक है, सही है, समझी गई है। वारंट्स दो किस्म के, अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट, इशू बाय स्पेशल कोर्ट। अगर एविडेंस आया होने का खदशा है तो कुछ ऑफिसर्स को प्री ऑथराइज किया है गवर्नमेंट ने, वो विदाउट वेटिंग फॉर द वारंट एक्ट कर सकते हैं। बाद में अपने इमीडिएट सुपीरियर को इन्फॉर्म करेंगे रीजंस को, और बाद में जब वो केस स्पेशल कोर्ट में जाएगा तो वहां पर भी स्पेसिफाई करेंगे, कोर्ट को मुतमईन करना होगा कि मेरी परमिशन के बगैर तुम क्यों गए थे। वो हो जाएगा कि ठीक है एविडेंस आया हो रहा था, वो ग्राउंड्स बता देंगे कि एविडेंस आया हो रहा था, इस वजह से इमीडिएटली एक्ट करना पड़ा। अच्छा, ये बड़ी खतरनाक किस्म की पावर लग रही है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर जो आपने पढ़ा था ना, ड्रग इंस्पेक्टर में वो आर्टिकल सीज तो कर सकता था, बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकता था। यहाँ पर बंदे को अरेस्ट और डिटेन दोनों की बात आ रही है।
तो इसमें कहीं ना कहीं कोई चेक जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई चेक जरूर होना चाहिए, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इस चेक को आप ये देखें, सेक्शन 26, सेक्शन 26। असल में मीटिंग का टाइम थोड़ा कम रह गया, तो बस इसमें 26 डायरेक्ट लेकर आ गया ताकि इसी वीडियो में ये चीज़ कवर हो। अगली वीडियो फिर किसी और मूड में सुनते तो बात रह जाती है। पावर्स बड़ी खतरनाक है। विदाउट वारंट आप जा रहे हैं, तो अगर कोई इस पावर को मिसयूज करे, अगर कोई मिसयूज करे तो उसका कोई ना कोई तोड़ होना चाहिए इसी एक्ट में। वो तोड़ यहाँ पर है। सेक्शन 26 की हेडिंग है कि विक्सेशियस एंट्री, सर्च या सीजर वगैरह की हवाले से पनिशमेंट क्या होगी। किसी ने मुतमईन नहीं कर सका कि यार कि मेरे पास वाकई एविडेंस था, जिसको आपने अरेस्ट किया या जिसकी प्रॉपर्टी में आपने सर्चिंग करने की कोशिश की, उसने उल्टा आपके ऊपर लगा दिया कि मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ज़ाहिर ड्रग्स का चार्ज लग रहा है, ड्रग्स का चार्ज लग रहा है, सोसाइटी में मुश्किल हो जाता है उसके बाद। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में यह है कि जनरली देख लेते हैं, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड अगर कहीं पर वो सर्च कर रहे हैं या आपके उसकी प्रॉपर्टी को फ्रीज किया है परेशान करने के लिए, और रीजंस को जस्टिफाई नहीं कर सके कि क्यों किसी को डिटेन किया था या क्यों किसी की प्रॉपर्टी को सीज किया था या क्यों सर्चिंग की थी, तो ऐसी सूरत में वो ऑफिसर, अगेन वही ऑफिसर जिसे ऑथराइज किया गया है बगैर वारंट के सर्च करने के लिए, वो ऑफिसर शैल बी पनिश्ड। क्योंकि ये देखें यहाँ पर जो ऑफिसर की बात करो ना, टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है, एनी पर्सन एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 20 और सेक्शन 21, चाहे वो वारंट के साथ गया था या वारंट के बगैर गया था, दोनों। सेक्शन 20 में वारंट के साथ की बात हो रही है, सेक्शन 20 में वारंट के बगैर की बात हो रही है। और अगर ये बगैर किसी रीजन जो बाद में जस्टिफाई नहीं कर सके और ये साबित कर दिया जिसके खिलाफ एक्शन लिया था कि उसने हमें परेशान किया है, तो ऐसे ऑफिसर को 3 साल तक की कैद हो सकती है और 25,000 रुपीज तक का फाइन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये चीज आ गई, तो ये क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? एक, जी सर, ये ठीक है, ये चेक लगाया, ये चेक लगाया है। ड्रग इंस्पेक्टर में ये वाला चेक नहीं था। ड्रग इंस्पेक्टर में एक टेक्स्ट था, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का लिखा होता है अक्सर हर एक्ट में जहां पर भी ये इन्फोर्समेंट की बात आती है, इंडेमनिटी दी जाती है कि इस एक्ट के अगेंस्ट गुड फेथ में जितना भी काम किया गया होगा वो कहीं पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इंडेमनिटी कहीं लिखी होगी या नहीं लिखी होगी, ये आप लोग थोड़ा सा खुद सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सजा दी जा रही है जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ी है। इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ी ऐसी कोई सजा। ठीक है, तो बहरहाल ऊपर जो आपने पावर पढ़ी थी उन पावर्स का तोड़, मतलब अगर मिसयूज ना हो उसके लिए सेक्शन 26 में एक जरा सा लॉक लगाया है। सेक्शन 20 आप लोगों ने देखा, 21 देखा, 22 भी जनरल इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। 22 23 को भी मेरा ख्याल है कि हेडिंग पढ़ के आगे टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही है कुछ। 24 का मैं भी होल्ड कर रहा हूँ, 24 को मैं भी होल्ड कर रहा हूँ, 24 को अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 25 ठीक है, 25 में सिर्फ ये लिखा है कि सर्चिंग का क्या तरीकेकार होगा। सर्चिंग का वही तरीकेकार होगा जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा हुआ है, एज इट इज अप्लाई हो जाएगा ये। और वारंट के लिए भी जो प्रोसीजर होगा वो वही अप्लाई, मतलब जो भी तरीकेकार होता है, ये क्रिमिनल लॉ मैंने पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए मैं इस पे बारे में बिल्कुल भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मतलब वही जो भी तरीकेकार होता है कि अपने लॉयर से कांटेक्ट करने का मौका देंगे या इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएटो को कि हाँ हम इन्हें इस पुलिस स्टेशन इस जगह पर लेकर जा रहे हैं, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अभी जो कंट्रोल डिलीवरी का है ना, सेक्शन 20 कौन सा, इसे हम अगली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जो भी है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं, क्योंकि वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है तो इसे फिर हम अगले सेशन में रिज्यूम करेंगे। अभी तक हमने वारंट्स पढ़े हैं, कौन कौन एंटर हो सकता है और इसकी पनिशमेंट क्या है। अब जो सवाल हमारे जहन में आते हैं वो ये आते हैं कि ओके इसका डिस्पोजल क्या होगा। डिस्पोजल बड़ा अहम सवाल है। कोई आर्टिकल सीज कर लिया, बंदा गिरफ्तार कर लिया है, तो इसे रखोगे कहाँ? ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन की पावर है क्या, आगे क्या प्रोसीजर होगा, इसे ज़रा हम अब अगले में कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोग। ओके सर।